मैं आपको पेरेंटिंग की एक बहुत बड़ी थ्योरी बताने जा रहा हूं जिसे अटैचमेंट थ्योरी कहा जाता है। ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और इसमें आपके पेरेंटिंग स्टाइल्स आएंगे। आप ये ना मानिए कि ये थ्योरी हर चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकती है, लेकिन इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा आजमाया गया है, इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और अब हम सेफली कह सकते हैं कि ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा वक्त ठीक होती है। इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि अगर बच्चा सेफ घर पर फील करता है तो वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। बच्चे ने दो काम करने हैं। अगर पेरेंट्स का बच्चे के साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि वो सेफ फील करता है तो वो ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, दुनिया में ज़्यादा जाएगा, चीज़ों को देखेगा। बच्चे को सेफ्टी और एक्सप्लोरेशन दोनों की ज़रूरत है। हम सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, लेकिन हम एक्सप्लोरेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर एक बच्चा कहता है कि मैंने बाहर जाना है और मेंढक पकड़ने हैं, तो हम फ़ौरन घबरा जाते हैं कि नहीं बेटा, ये क्या बात हुई, मेंढक पकड़ना कौन सा अच्छी बात है, और हम इस किस्म की चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। हम उसको ये तो कहें कि अगर आपने मेंढक को पकड़ा तो आप उसको ऑब्जर्व करके फिर दोबारा छोड़ दें ताकि वो अपने हैबिटेट में चला जाए, लेकिन उसे चीज़ों को एक्सप्लोर करने से मत रोकिए, हत्ता कि वो चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हों या इखलाकी तौर पर ठीक ना हो। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टडीज़ दिखा रहा हूँ और इन स्टडीज़ में बताया गया है कि बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा सेफ फील करते हैं घर में, वो ही ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और वो ही चीज़ों को गौर से देखते हैं। अटैचमेंट थ्योरी पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ किताबें दिखा रहा हूँ। लेकिन ये थ्योरी वालिदैन का जो रवैया है बच्चों के साथ, जो उनका पेरेंटिंग स्टाइल है, अटैचमेंट थ्योरी ये बताती है कि उससे आप इन्फर कर सकते हैं, उससे आप अखज़ कर सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर बड़े होकर कैसा होगा, वो अपने कॉलीग्स के साथ कैसा बिहेव करेगा, वो अपने रिलेटिव्स के साथ कैसा बिहेव करेगा। यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये थ्योरी 77% चांस के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, 0.77 प्रोबेबिलिटी के साथ और 77% चांस के साथ बताती है कि आपका बच्चा अगर इस तरीके से रेस किया गया है तो उसके कॉलेज में बाहर जाने के, यानी कॉलेज के पहले 42 मंथ्स में ड्रॉप आउट होने के चांसेस क्या हैं, यानी वो कॉलेज से आगे जाएगा या वहीं पर गिर जाएगा। ये थ्योरी आपको 77% प्रोबेबिलिटी के साथ ये चीज़ बताती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि जब बच्चे बड़े होंगे तो इस थ्योरी का, इस फ्रेमवर्क का उनकी दिमाग पर, उनकी सोशल लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। यहाँ पर दो चीज़ों को, दो पैरामीटर्स को प्लॉट किया गया है वालिदैन की। एक वालिदैन की अवॉइडेंस को प्लॉट किया गया। अवॉइडेंस का मतलब ये कि आप अपने बच्चे को कितनी तवज्जो देते हैं या नहीं देते हैं। इसे वर्टिकल एक्सेस पर किया गया। आप देखें ऊपर लिखा हुआ है लो अवॉइडेंस और नीचे लिखा गया है हाई अवॉइडेंस। तो ऊपर का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा ध्यान देते हैं, नीली जो एरो है, और जो पीला एरो है इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को बहुत कम ध्यान देते हैं, इग्नोरेंट हैं, बस ठीक है, घर आ गए और अपने काम से काम। दूसरी तरफ हॉरिजेंटली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वालिदैन की एंजाइटी है, परेशानी है। वालिदैन की परेशानी कम है ग्रीन कलर की तरफ, और वालिदैन की परेशानी, टेम्परामेंट, गुस्से में आ जाना ज़्यादा है राइट साइड पर रेड कलर की तरफ। तो ये नेगेटिव मॉडल है उनका, और इस तरफ अगर आप देखें तो पॉजिटिव मॉडल है। अगर हम पेरेंटिंग स्टाइल, एक बच्चे को ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल दे रहे हैं जिसमें बच्चा सिक्योर अटैचमेंट फील करता है वालिदैन से, ये पहला पेरेंटिंग स्टाइल है, वालिदैन से सिक्योर अटैचमेंट फील करता है। इसका मतलब ये है कि वालिदैन उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं, उनको लतीफ़े सुना रहा है, बच्चा भी वालिदैन को लतीफ़ा सुना रहा है। तो अवॉइडेंस नहीं है, वालिदैन हर वक्त उसको अवेलेबल है। और उसके साथ साथ उनकी जो एंजाइटी है, गुस्से में आ जाना या हर वक्त चिड़चिड़ करते रहना, ये बहुत कम है। तो इसे सिक्योर अटैचमेंट कहेंगे।
ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें वालिदैन खुश भी हैं और वालिदैन बच्चों को टाइम भी दे रहे हैं ताकि उनके बच्चों को ऑक्सीटोसिन के शॉट्स मिलते रहें, इसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। और इस किस्म के बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। इस किस्म के बच्चे में जब वो बड़ा होता है तो वो अच्छाई को अच्छाई से जवाब देने की कोशिश करता है। ये बच्चा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। अगर इसे कुछ कह भी दिया जाए तो फ़ौरन जवाब नहीं देगा, चुपचाप बैठा रहेगा कुछ सोच समझ कर अपनी बारी का इंतज़ार करके। और ये बच्चा ढीठ होता है अच्छी सेंस में, इसे रेजिलिएंट कहा जाता है या ग्रिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये किसी चीज़ के पीछे पड़ता है तो उसको घर तक पहुंचा के आता है। मैं दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो ये आखिर तक जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसे सिक्योर अटैचमेंट कहा जाता है। लेकिन अब हम अगली अटैचमेंट की तरफ आते हैं जिसे एंशियस अटैचमेंट कहा जाता है। इस अटैचमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर वालिदैन अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं, बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो उसका बिहेवियर है वालिदैन का वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। वालिदैन का जो बिहेवियर है, कभी अचानक उनको गुस्सा आ जाएगा, कभी उसी बात पर वो हंसना शुरू कर देंगे। उनकी जो एंजाइटी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो एक बात पर एक दिन तो खामोश होकर सुन लेंगे और अगले दिन उसी बात पर एकदम गर्म हो जाएंगे। तो वालिदैन का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो कभी मौसम की तरह, मरी के मौसम की तरह है कि कभी बारिश हो जाती है और कभी धूप निकल आती है। ऐसे बच्चे, इन्हें एंशियस अटैचमेंट का सामना करना पड़ता है। उसका मतलब ये है कि अब ये बच्चे इमोशनल होंगे, जज्बाती होंगे, जज्बात में आके फैसले किया करेंगे, चाहे वो बड़ी उम्र में चले जाएं। ये बच्चे फैंटेसीज़ में रहते हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती। कभी कोई मसला, कभी किसी मसले में उलझ जाएंगे, कभी किसी मसले में उलझ जाएंगे। कोई जज्बाती हैं तो इनकी लाइफ एक पुरसकून तरीके से ऊपर नहीं जाती। इसलिए एंशियस होते हैं तो फिलबदी होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, फ़ौरन आपको किसी बात पे रिएक्ट करेंगे। तो अगर पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा है तो ये होगा। तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल जिसे हम अवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं, जो कि वालिदैन की तरफ से बच्चों को मिलता है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो एंजाइटी है वो तो लो है। वालिदैन ठंडे मिजाज के हैं, पुरसकून है, एक ही किस्म का बिहेवियर वो रखते हैं, लेकिन वो बच्चों को टाइम नहीं देते, अवॉइड करते हैं। और साइकोलॉजिकली जब बच्चा कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी उसको चोट लगी है, कभी वो गिरा है, कभी, तो वालिदैन वहाँ पर मौजूद नहीं होते। वालिदैन अपनी दुनिया में मगन होते हैं, लेकिन वो बच्चों का एक ही तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं होते, लेकिन अवेलेबल नहीं होते। और जब वो अवेलेबल नहीं होते तो उनके साथ बच्चे की कम्युनिकेशन नहीं होती और कोई प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन आपस में परवान नहीं चढ़ता। इस किस्म की अटैचमेंट को अवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं। और इस अटैचमेंट का जो बच्चा बड़ा होता है तो वो ज़्यादातर आइसोलेटेड बच्चा होता है, वो अकेला रहना पसंद करता है और उसकी कोशिश ये होती है कि वो दूसरों से दूर रहे। वो किसी के जज्बात को बहुत ज़्यादा समझता नहीं है। वो, आप जिसे सर्द मोहर कहते हैं ना, वो इस किस्म का बच्चा होता है। वो सर्द मोहर बच्चा होता है, उसे किसी की खुशी और किसी की गम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है और उसकी कोशिश होती है कि वो सबके साथ बिजनेस अटैचमेंट्स रखे, लेकिन किसी किस्म की अफेक्शन या किसी किस्म की प्यार मोहब्बत का उससे कोई वास्ता नहीं होता। और चौथी किस्म की अटैचमेंट मैं आपको यहाँ पर फियरफुल अटैचमेंट दिखा रहा हूँ। इस अटैचमेंट में बच्चे को अवॉइड भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। वालिदैन बच्चे को टाइम नहीं देते, वालिदैन बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं होते। पेरेंटिंग टोटल इनकंसिस्टेंट होती है इस किस्म की अटैचमेंट में। और वालिदैन के मूड का भी कुछ पता नहीं चलता। मूड स्विंग्स बहुत हैं, कभी खुश हो गए, कभी गुस्से में आ गए, कभी बच्चे को कुछ कह दिया, उसी बात पे अगले दिन हंसने लग गए। तो वालिदैन के जो मूड्स हैं वो पता नहीं चलता। उनकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से ये जो बच्चे होते हैं जो इग्नोर भी हो रहे हैं और वालिदैन एंशियस भी हैं, इस किस्म के जो बच्चे होते हैं वो कन्फ्लिक्ट का शिकार रहते हैं। वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं।
और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लेकिन उनमें गुस्सा बहुत होता है और वो बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, ऐसे रिस्क जो उनकी ज़िंदगी को भी आखिर तक लेके जा सकता है। जब हम वालिदैन की बात करते हैं तो वालिदैन पर बच्चों का असर तो होता ही है, लेकिन जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू होता है तो मेरा ये ख्याल है कि 4 दरवाजे उसकी तरफ खुल जाते हैं। पहला दरवाज़ा है वालिदैन का, जिसमें वालिदैन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आ रही है उससे। तो अब आप देखें कि सेंटर में बच्चा खड़ा है और एक तरफ का जो ये दरवाज़ा है जो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये वालिदैन की तरफ से उस तक डाटा आ रहा है, सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, बेटा ऐसे करें, ऐसे ना करें, ऐसे करें, इस तरीके से। दूसरा दरवाज़ा टीचर्स का है, टीचर्स की तरफ से भी आ रहा है। तीसरा दरवाज़ा फ्रेंड्स का है, दोस्तों से आ रहा है। और चौथा दरवाज़ा आज की दुनिया में सोशल मीडिया का है, उसके टैब से, उसके मोबाइल फ़ोन से, उसके कंप्यूटर से भी डाटा उसकी तरफ आ रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त वालिदैन का दरवाज़ा बहुत बड़ा होता है, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा उसके पास आ रही होती हैं। जबकि टीचर का, क्योंकि टीचर्स तो होते नहीं हैं, तो उस वक्त टीचर्स का दरवाज़ा बिल्कुल ना होने के बराबर है। और इसी तरीके से दोस्तियाँ नहीं होती, दोस्तों का और सोशल मीडिया का, ये तीनों दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन वालिदैन का दरवाज़ा खुला होता है। वालिदैन बड़े खुश होते हैं बच्चे को। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो अब टीचर्स का दरवाज़ा और दोस्तों का दरवाज़ा भी अपीयर होना शुरू हो जाता है। टीचर का दरवाज़ा निस्बतन बड़ा होता है, ये वो होता है जब बच्चा वालिदैन से ज़्यादा टीचर्स की बातें मान रहा होता है। तो वालिदैन का दरवाज़ा थोड़ा सा छोटा हुआ और टीचर का दरवाज़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, और दोस्तों का दरवाज़ा भी होता है, लेकिन अभी सोशल मीडिया का सामना उसे नहीं करना पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के लिए टीचर का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वालिदैन का दरवाज़ा सिकुड़ जाएगा। लेकिन वालिदैन इस बात पे राज़ी होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब दोस्तों का दरवाज़ा बड़ा होना शुरू होता है, क्योंकि अब वो पैलियोलिम्बिक ब्रेन की डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो अब उसने ग्रुप में रहना है, तो अब उसका दोस्तों का दरवाज़ा एकदम बड़ा होगा। और ये जो एकदम बड़ा होगा तो टीचर का दरवाज़ा भी छोटा होगा और वालिदैन का दरवाज़ा बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर वालिदैन का और दोस्तों का कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। वालिदैन ये समझते हैं, क्योंकि वालिदैन को लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं ये तो उसको इग्नोर कर रहा है और इसका ज़्यादा ध्यान अपने दोस्तों की तरफ है, तो वालिदैन उसकी दोस्तियों के पीछे पड़े जाते हैं, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है, एक गलत तरीका है। उसको ज़रूरत है इन दोस्तों की। और फिर आता है सबसे बड़ा मॉडर्न दरवाज़ा, जो कि है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का दरवाज़ा जैसे ही आता है तो एकदम सारे दरवाजे और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और सोशल मीडिया का दरवाज़ा सबसे बड़ा हो जाता है। अब ये एक डिलेमा है हमारे लिए। हम चाहते भी हैं कि हमारी कम्युनिकेशन अपने बच्चे से बहुत अच्छी हो, लेकिन साथ साथ हम वो दरवाज़ा सुकेड़ते भी जा रहे हैं। और वालिदैन अब वो दरवाज़ा इसलिए सुकेड़ रहे हैं क्योंकि वो बाकी दरवाज़ों को बंद करना चाहते हैं बच्चे के लिए, लेकिन उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि बाकी दरवाजे बंद नहीं हो सकते, उन्हें अपना दरवाज़ा ज़्यादा खोलना होगा। और जब वो अपना ज़्यादा दरवाज़ा खोलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा दोबारा उनकी तरफ लौटना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उन्होंने बच्चे के साथ सख्ती करके अपना दरवाज़ा ज़्यादा बंद कर दिया तो बच्चा अब या तो दोस्तों की तरफ ज़्यादा जाना शुरू होगा और या मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जाना शुरू होगा। सोशल मीडिया की तरफ वो क्यों जाता है? क्योंकि उसे वो इन्फॉर्मेशन जो कि वालिदैन नहीं दे सकते, जो कि उस्ताद नहीं दे सकते, जो कि शायद दोस्त भी कम देते हों, वो उसे सोशल मीडिया से मिलेगी, तो वो वहाँ पर जाएगा। अब वालिदैन अपना दरवाज़ा किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं? उसका एक ही तरीका है, बच्चे से दोस्ती करके। बच्चों से दोस्ती करके, उनके साथ कम्युनिकेशन करके आप अपना दरवाज़ा बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी छोटी बेटी मुझे बाबा यार कहती है, मेरी बड़ी बेटियाँ मुझे बाबा कहती नहीं। फ़र्क है इन दोनों में, क्योंकि मेरी दोनों बड़ी बेटियाँ मुझे बाबा समझती थी, डैड समझती थी, अब्बू समझती थी, क्योंकि मेरा रवैया उनके साथ वैसा था। लेकिन जो मैं न्यूरो साइंस को पढ़ने लगा तो मेरा रवैया अपनी छोटी बेटी के साथ, और छोटे बच्चे वैसे भी आपको पता है कि आगे भी बताऊंगा वो बहुत चहेते होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है, तो उसने मुझे बाबा यार कहना शुरू किया और अपनी मामा को मामा यार कहना शुरू किया, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है। और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों और अपने बीच में कोई बैरियर ना रखें, ताकि आपके बच्चे आपसे आकर हर बात कर सकें।
मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं जो कि कुछ लोगों को बहुत ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने अपनी बेटी को, क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैंने अपनी बेटी को एक किताब लेके दी और वो किताब नॉवल था, उसने पढ़ना था। उम्र में अभी वो 12 साल की थी, 10 साल की थी। तो किताब पढ़ते पढ़ते वो मुझसे मुश्किल अल्फाज का मतलब जानना चाहती थी। तो एक दिन वो आई मेरे पास और उसने आके कहा कि बाबा, ये सेक्स क्या होता है? अब ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल था जिसका जवाब मुझे देना था। मेरी वाइफ एकदम थरा गई कि इसने अपने बाबा से ये कैसा सवाल पूछ लिया, लेकिन मैंने उनका बाजू पकड़ा और उनको कहा कोई बात नहीं, बच्चों को सवाल करने दें। मैंने उनको बताया कि बेटा, ये एक प्रोसेस है जिससे रिप्रोडक्शन की जा सकती है। तो मेरी बेटी ने कहा अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे रिप्रोडक्शन की जा सकती है। तो मैंने उसको गोल मोल अल्फाज में एक्चुअल डेफिनेशन दे दी। वो मुतमईन हो गई और वो जाकर आगे किताब लेकर पढ़ना शुरू हो गई। लेकिन अगर मैं उस वक्त अपना दरवाज़ा बंद कर लेता और उसे वो इन्फॉर्मेशन ना देता तो वो इस इन्फॉर्मेशन को किस दरवाजे से हासिल करती? ज़ाहिर बात है वो टीचर्स के पास तो जा नहीं सकती थी, वो ज़रूर अपने दोस्तों के पास जाती। और अब दोस्तों से भी ज़्यादा रिलायबल दरवाज़ा है इन्फॉर्मेशन का, इंटरनेट का, सोशल प्लेटफॉर्म्स का। तो वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उसको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलती जो कि अभी उसको रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए आज की दुनिया में आपको ये सोचना है कि रूल्स ऑफ द बिजनेस बदल चुके हैं। अब आप उन तरीक़ों से बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकते जो आज से 30 साल 40 साल पहले हम करते थे। अब आपको बच्चों के साथ दोस्तियां करनी पड़ेगी, अब उनको बराबरी की सतह पर रखना पड़ेगा। वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे मालूम है कि ये एग्जांपल्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। कुछ अरसे पहले मैंने अपने बच्चों को कुछ नावल लेके दिया। मेरी बेटी 16 साल की तकरीबन हो चुकी है। उसने वो नावल पढ़े और उसने अपनी एक सहेली को वो नावल दी। अब वो सहेली ने वो नावल पढ़ते हुए अपनी वालदा को वो नावल दिखा दिए। अब जब वालदा ने वो नावल देखे तो उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे लफ्ज़ आ रहे थे जो कि इंग्लिश नावलों में मौजूद होते हैं। वो फ़ौरन हमारे घर आई और आकर उन्होंने बता दिया कि जी ये देखें आप बच्चों को किस किस्म की चीज़ें दे रहे हैं, ये तो सही नहीं है, ये तो आप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चे मूवीज़ देखते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी देखते हैं। कार्टून्स देखते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ जी देखते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, वो चलेंगे। मैं वापस आया, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा ये आप नावल पढ़ रहे हो तो इसमें कुछ इस किस्म के, ये अब किस का वर्ड लिखा हुआ है, ये अच्छा वर्ड नहीं है। तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा ये बताइए कि जब वो मेरी फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स देखती हैं, वो मेरी फ्रेंड्स HBO देखती हैं, वो मूवीज़ देखती हैं, तो क्या वहाँ पर जब इस किस्म का सीन आता है आप लोग क्या करते हैं? मैंने कहा जी हम फॉरवर्ड कर देते हैं, हम नहीं देखते। तो उसने मुझे कहा फिर आप मेरे ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट करते कि जब नॉवल में कोई ऐसी चीज़ आएगी तो मैं भी उसको नहीं पढ़ूंगी, मैं फ़ौरन आगे चले जाऊंगी। अब ये मेरी बेटी मुझसे, अपनी मदर से नहीं, मुझसे ये तकरार कर रही है और मैंने कहा जी मुझे आप पे ट्रस्ट है और मैं इस बात को यकीन रखता हूँ कि अब इन चीज़ों को हम बच्चों से दूर नहीं कर सकते। हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है, इसलिए आप इस तरफ आएँ और आप इस तरफ ना आएँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतनी बड़ी वीडियो जो मैंने बनाई है उसकी वजह यह है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा दरवाज़ा दिन ब दिन रिजिडिटी की वजह से, सख्ती की वजह से और कम्युनिकेशन गैप की वजह से छोटा होता जा रहा है। और जब वो दरवाज़ा छोटा होता है तो हम और चिड़चिड़े होते हैं और हम कहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल बिगड़ गया, ये इधर चला गया, उधर चला गया, ये वो। बजाय ये कि हम सोचें कि हमने अपने दरवाजे को बड़ा करना है और दरवाज़ा बड़ा उस वक्त होगा जब आप बच्चे को रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके साथ इतनी फ्रैंकनेस रखेंगे कि वो आपके साथ बातचीत कर सकेगा। अब आते हैं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि आप बच्चे को दरख्त पर लेकर गए हैं और अब बच्चे ने दरख्त पर चढ़ना है तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगा? पहला ये कि आप उसे अलाउ नहीं करेंगे, दूसरा ये कि आप उसे अलाउ करेंगे लेकिन नीचे कैच के लिए तैयार रहेंगे, तीसरा ये कि अगर वो गिरेगा तो आप कहेंगे मैंने आपको बताया था ना चढ़ो, अब देखो अच्छे रहो। ये तीनों ठीक स्टाइल नहीं है, बल्कि आप बच्चे को चढ़ने दें। पहले उसे छोटे दरख्त पे चढ़ने दें और उसको नीचे गिरने दें। जब वो नीचे गिरेगा, उसे हल्की फुल्की चोट लगेगी
तो आप उसके साथ जाके बैठें और उसको कहें कि जब पहली मरतबा मैं दरख्त पे चढ़ा था मुझे भी ऐसे ही चोट लगी थी, और फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्टीज़ हासिल की, दोबारा चढ़ा, फिर जब मैं एक्सपर्ट हो गया तो फिर मैंने बड़े दरख्तों की तरफ रुख किया। आप उससे फेल होने दें, लेकिन उसके साथ उसका साथ दें ताकि वो दोबारा ट्राई करे। ये है वो पेरेंटिंग स्टाइल जो आज की दुनिया में हमें अपनाना चाहिए।